हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेंद्र सर। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले वेलकम करते हैं राजेंद्र सर का। राजेंद्र सर, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र सर, जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षक बहाली प्रक्रिया भी चल रहा है, उसमें एक नया मोड़ आया है जिसमें शिक्षक नियोजन मामले में अभ्यावेदन का आदेश आया हुआ है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले सभी जो अभ्यर्थी हैं, जो दर्शक है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं बता देना चाहता हूं कि थोड़ा सा आवाज का मेरा प्रॉब्लम सुनने में मिल सकता है आपको। दिक्कत ये है कि वायरल फीवर इस समय बहुत ज्यादा चल रहा है। अभी मैं दिक्कत में हूं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी है। 3-4 दिन से तो आंख तक नहीं खुल रहा था, बातचीत भी बंद था। यहाँ ठीक लग रहा है को आपको भी मैं सचेत कर देना चाहता हूँ कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जा रहा है ये जो फीवर वाला चल रहा है। को अगर आप बाहर निकले तो अच्छे तरीके से निकलिए, देख के निकलिए, और बहुत ही खतरनाक है। और इसमें सांस लेने की परेशानी, स्वाद वगैरह सारा चीज का प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। राजेंद्र सर, हम मामले पे आते हैं डायरेक्ट। मामला जो है आपने आज के न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा। शिक्षक नियोजन मामले में अभ्यावेदन का आदेश आया हुआ है। क्या कुछ मामला है, इसके बारे में बताइए, और क्या कुछ हो सकता है इसके बारे में ही बताएं। इसके साथ ही आगे का जो प्रश्न होगा वो चुनाव से संबंधित होगा। तो सबसे पहले ये जो मामला है ये बताइए, शिक्षक नियोजन मामले में अभ्यावेदन का आदेश आया है, ये क्या कुछ है, कैसे स्टार्ट हुआ और क्या आगे हो सकता है, इसके बारे में बताएं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसा कि कल से सारे ग्रुप में ये मैटर काफी महत्वपूर्ण रूप से उठाया जा रहा है कि ये PIL जो हुआ, जिसका नंबर है 15/092/2021। हमें लगता है कि ये सीटेड दिसंबर वाले के द्वारा ही ये दायर किया गया था। और उन लोगों का जो ये PIL दायर करने के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य है कि हम नोटिफिकेशन को रद्द कराएं। जो वर्तमान में जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया जो चल रही है, जो 5 जुलाई 2019 को नोटिफिकेशन आया था, तो उसको रद्द करा करके और हम लोगों को बीच में मौका मिल जाए। बीच में मेन उद्देश्य इन लोगों का यही है कि नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए, और उन्होंने नोटिफिकेशन को ही चैलेंज किया है। तो मैं इसके लिए थोड़ा स्पष्ट बता दूं, उनका कुछ बातें हैं जो कहना है। उनका कहना है मुख्य रूप से कि ये जो सरकार का जो नोटिफिकेशन है, जो वर्तमान में जो शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जो चल रही है 5 जुलाई 2019 को, इसमें बहुत बार जो बीच बीच में शुद्धि पत्र निकाला गया, संशोधन किया गया, जिसके कारण वो बहाली प्रक्रिया पर फर्जीवाड़ा होने का डर सता रही है। उनका मेन आरोप है। इसलिए वर्तमान लेटर को वो संविधान का धारा 309 की को चुनौती दे रहे हैं कि 309 में ये बातें हैं कि मूल नोटिफिकेशन में किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। इसलिए वो इसको आधार मान करके और ये PIL दायर किया था। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाह रहा हूँ कि ये जो PIL दायर किया गया है, जो नोटिफिकेशन पर किया गया है, कि नोटिफिकेशन पर छेड़छाड़ किया गया है, हमें लगता है कि ये कहीं से भी उचित नहीं है। और पता नहीं, अब ये लोग बैठे बैठे बहुत तरह की बातें सोचते रहते हैं लोग, और किसी तरह से बहाली को रद्द कराने के चक्कर में समय समय पर ये लोग भीतर से ही कुछ न कुछ इस तरह से गलत काम करने का ये लोग प्रयास करता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोई नई बात नहीं है। 2012 से भी अगर बहाली को देखा जाए नियमावली में, तो 2014 में भी लेटर करके संशोधन किया गया, कई लेटर निकले थे। 2015 में भी लेटर आया था, 2016 में भी जब उर्दू शिक्षक की जो बहाली हो रही उसमें भी लेटर में कई बार संशोधन किया गया। तो ये तो जो शिक्षा विभाग है, जो प्राथमिक शिक्षा विभाग है, उसके ये अंदर की बात है। वो अपने स्तर से जो अभ्यर्थियों के हित में या जो बहाली प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से करने में या फर्जीवाड़ा को रोकने में अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो वो संशोधन कर सकते हैं, उनको अधिकार है। बहुत सी मूल नोटिफिकेशन का जो कुछ चीजें होती हैं, मान लीजिए कि वो अभ्यर्थियों के हित में नहीं है, तो उसको आप
संशोधन कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। और उसको शुद्धि पत्र कहा जाता है। ऐसा नहीं कि उसको चेंज कर दिया गया, चेंज नहीं किया जाता है, बल्कि उसमें कुछ पॉइंट होता है, कुछ बातें होती हैं जिसको के शुद्धि पत्र के द्वारा सीधा करके उसको या सही करके और उसका एक चिट्ठी निकाल ली जाती है कि ताकि अभ्यर्थियों को उससे से ज्यादा बेनिफिट मिल सके और अभ्यर्थियों के हित में हो और पारदर्शी ढंग से बहाली प्रक्रिया का संचालन हो सके। ये कोई नई बात नहीं है, 2012 के नियमावली के अनुसार भी हुआ, उसमें भी आप देख सकते हैं। 2014 में भी कई लेटर आए थे, 2013 में भी आए थे, 2015-16 में भी आए हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है कि इस पर कोई चैलेंज करने की बात हो रही है। लेकिन ये लोग तो कोई ना कोई बहाना खोजते रहते हैं कि धारा 309 का उल्लंघन है। अरे भाई, धारा 309 का उल्लंघन कैसे? वो प्राथमिक शिक्षा विभाग के इंटरनली बात है, वो चाहेगा तो अपने हिसाब से उसमें मॉडिफाई करके या उसको शुद्धि पत्र करके वो कर सकती है, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इन लोगों ने उस चीज को, नोटिफिकेशन को, लेटर को ही चैलेंज कर दिया है कि मूल में छेड़छाड़ किया गया है। तो ऐसी कोई इसमें कोई ज्यादा दम नहीं है और हमें लगता है कि ये समाधान हो जाएगा और इस अभ्यर्थियों को ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है। और हम लोग भी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को भी अचानक ही पता लगा, ये बहुत ही गोपनीय ढंग से ये लोग काम किया है और हम लोगों को जो है अचानक पता लगा, तो हम लोग भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हम लोग भी उसके जो भी सरकार की तरफ से जो भी जवाब दिया जाएगा, 3 महीने का समय दिया गया है, सरकार उसका जवाब देगी। और कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि, कोर्ट का कहना है कि ये जो चीजें सवाल हमसे पूछ रहे हैं तो आप सचिवालय में जाकर के शिक्षा विभाग से पूछ लिए, इसलिए कोर्ट ने उनको कहा है कि इस पर जवाब आपको देना चाहिए सरकार को। तो सरकार अपना क्यों शुद्धि पत्र की है, क्यों संशोधन की है, वो सरकार उसका जवाब देगी, उसका ठोस जवाब देगी। इसमें कहीं कोई घबराने वाली तो बात है नहीं। लेकिन कुछ लोग जो है इसको दूसरे रूप में, ग्रुप में भेज करके और हमारे अभ्यर्थियों को भयभीत कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इसमें कोई खास विशेष बात नहीं है और इसको हम लोग ज्यादा मुद्दा लेकर के और इसको ज्यादा भयभीत करने के प्रयास हम लोग के द्वारा जो भी कुछ कुछ ग्रुप में हो रहा है वो सब नहीं होना चाहिए। और हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम लोग को जहां भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी वो हम काम करेंगे। अब थोड़ा कंक्लूजन देख लेते हैं क्या कुछ है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो कल का आदेश आया हुआ है उसके अनुसार याचिकाकर्ता को आदेश की तिथि से 4 सप्ताह के भीतर, यानी लगभग 1 महीने के भीतर संबंधित जो भी अधिकारी है उनके समक्ष अपना जो भी शिकायत है उसके निवारण हेतु अभ्यावेदन दायर करने को कहा गया है और 3 महीने के भीतर उसका निवारण, जो भी निवारण बनता है ऐसा कारण तार्किक आदेश से अभ्यावेदन पे जो भी उनका आवेदन होगा उस पर विचार करते हुए शीघ्रता से उसे निष्पादन करने की बात कहा गया है। मामला इसमें मुख्य रूप से ये है कि अनुच्छेद 309 है उसका उल्लंघन करने की बात कहा गया है। इसमें बताया गया है कि 24 से भी अधिक पत्र जारी किए गए जब मूल आवेदन आया उसके बाद। इसके साथ ही इसमें ऑनलाइन जो प्रक्रिया है इसकी भी चर्चा किया गया है कि ऑनलाइन तरीके से क्यों नहीं अप्लाई लिया गया, क्यों नहीं ऑनलाइन किया जा रहा है। यहाँ पे सर एक प्रश्न मेरा ये रहेगा कि ये जो मामला है, आपने इससे पहले भी उत्तर दिया लेकिन कंक्लूजन के रूप में, छोटे रूप में ये बताइए आप कि आपको क्या लगता है इस पे कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, यानी शिक्षक बहाली का जो चल रहा है उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये बताइए कंक्लूजन के रूप में, छोटे रूप में। बिल्कुल ही प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा और ये कोई बड़ी चीज नहीं है, इसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है और हमें लगता है कि इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जहां तक इन लोगों ने जो PIL में ये बात की चर्चा की है कि ऑनलाइन इस नोटिफिकेशन को रद्द करके और ऑनलाइन प्रक्रिया से किया जाए या ऑनलाइन प्रक्रिया से क्यों नहीं किया गया, इनका प्रश्न है। तो इनका जो प्रश्न है उस प्रश्न का जवाब मैं ही दे देता हूँ, सरकार तो बाद में देगी, मैं इनका जवाब दे रहा हूँ। इनको पता नहीं होगा, ये अभी नए नए, जैसे कहावत है कि नई नई जो चीजें लोग आते हैं ना तो वो पहले की बातों को जानते नहीं है, तो उनको लग रहा है कि ये यही से शुरू हुआ। तो मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूँ कि 5 जुलाई 2019 को जब ये नोटिफिकेशन आया था तो उसमें उस नोटिफिकेशन
में इस बात की चर्चा की गई है कि किस तरह से हमें बहाली करनी है, ठीक है, किस तरह से हमें बहाली करनी है। लेकिन मैं इस नोटिफिकेशन के आने से पहले यानी कि 14 जून या 13 जून 2019 को जब हम लोग गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन किए थे, उसके बाद हम लोग जब सचिवालय में मिलने गए थे तो उस समय ये बात हम लोगों ने कहा था शिक्षा विभाग को कि ऑनलाइन की प्रक्रिया से आवेदन लिया जाए और इसको ऑनलाइन प्रक्रिया से लिया जाएगा तो एक ही आवेदन स्टूडेंट से लेकर के हम लोग आगे काम करेंगे। लेकिन उस समय के जो शिक्षा मंत्री के जो आप्त सचिव थे श्री अमित कुमार जी ने कहा कि पंचायती राज अधिनियम में संभव नहीं है, क्योंकि 2012 की जो नियमावली है वो पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत जो 2006 का संशोधन करके 2012 में बनाया गया, तो 2012 की जो नियमावली है उसमें साफ लिखा हुआ है कि पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत कोई भी आवेदन मुखिया के कार्यालय में या ब्लॉक में जो प्रमुख का कार्यालय में वहां पर या जिला में जो जिलाध्यक्ष होते हैं या जो जिला परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं उनके कार्यालय में इस तरह का जो है आवेदन देना नियमतः जरूरी है। और ये पंचायती राज अधिनियम में ऑनलाइन संभव नहीं है और उसके लिए आपको ऑनलाइन करने के लिए ये सारा नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा, तब जाकर के आप ऑनलाइन ले सकते हैं। ये उस समय उन्होंने कहा था। तो प्रश्न है कि वो पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ही ये सरकार ने ऑफलाइन लिया और ऑफलाइन लेने के बाद जब आवेदन ले चुके हैं सरकार, उसके बाद उन्होंने ऑनलाइन उसका काउंसलिंग कराया और उसके बाद में नियुक्ति पत्र ये नियोजन पत्र भी दिया और आगे भी जो NIC पर अपलोड कर रही है। तो कहीं ना कहीं वो तो ऑनलाइन की प्रक्रिया चल रही है, ऐसा नहीं कि नहीं उसमें काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन जो आवेदन देने की जो प्रक्रिया थी वो पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत मुखिया के कार्यालय में देना आवश्यक था। यही कारण था कि वो मुखिया के कार्यालय में लिया गया। इस बात को शायद हमारे जो भी भाई हैं जो सीटेड दिसंबर वाले इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। ये नियम है कि पंचायती राज अधिनियम में आपको मुखिया के कार्यालय या वहाँ ब्लॉक में जो है वो ग्राम जो प्रमुख होते हैं उनके कार्यालय में या जिला स्तर पर आवेदन लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसके आधार पर सरकार ने आवेदन लिया। तो आपका ये जो तर्क है कि आवेदन ऑनलाइन क्यों लिया गया या ऑफलाइन क्यों लिया गया, तो इसका जवाब यही है कि पंचायती राज अधिनियम के कारण इसको आप ऑफलाइन लिया गया था, लेकिन बाद की प्रक्रिया में ऑनलाइन किया गया है। काउंसलिंग भी हो रही है, NIC पे अपलोड हो रहा है या जांच की प्रक्रिया जो पोर्टल बनाया गया उसके द्वारा हो रहा है। कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा रोकने के लिए काम तो चल ही रहा है। सरकार तो चाह रही है कि हम फर्जीवाड़ा को रोकें। तो कहीं ना कहीं इनकी जो बात है, इनकी तर्क है, उस तर्क में कोई दम नहीं है। इनका कोई तर्क में कोई ऐसा दम नहीं और सरकार को जवाब देना है। सरकार हमें लगता है कि समय पर बहुत ही उचित तरीके से अपना जवाब देगी और हमें लगता है कि ये कोई मैटर ज्यादा संगीन मैटर नहीं है और हमें लगता है कि इसका समाधान भी सरकार ढूंढ ले। ओके, तो यहाँ पे हम एक चीज और क्लियर कर देना चाहते हैं कि ना ही सीटेड दिसंबर हो या ये हो उनके पक्ष या विपक्ष में, चाहे बार बार उन अभ्यर्थियों द्वारा कहा जाता है कि आप हमारे फेवर में नहीं बोलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप भी अभ्यर्थी ही हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी जो दिसंबर में क्वालिफाइड हुए हों या जैन में क्वालिफाइड हुए, वो हिंदी क्लब के थ्रू भी हो सकते हैं, अगर हिंदी क्लब के वीडियोस देखे होंगे तो ऐसा नहीं मामला है कि हम उनके पक्ष में बोले या विपक्ष में। जो मामला है वो सामने रखने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा चीज ये था आपका जो कंक्लूजन को राजेंद्र सर के अनुसार देखा जाए तो जो भी ये मतलब हो रहा है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार अपना पक्ष रखेगी। और इससे पहले भी ऑनलाइन का चर्चा वगैरह हुआ है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि लेटर जारी में कुछ लेटर ऐसे भी हैं जो कोर्ट के द्वारा भी हुए हैं। जैसे NIOS का मामला जब आया तो उनके अप्लाई का डेट जो है वो हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद ही वो अप्लाई किए थे। तो बहुत सारे लेटर कोर्ट के डिसीजन के बाद भी हुए हैं। अब क्या कुछ होगा वो तो वक्त बताएगा। और फिलहाल इसके साथ ही एक और प्रश्न सर हम रखेंगे आपके साथ, और वो है पंचायत चुनाव को लेकर। आज के जो मुजफ्फरपुर संस्करण में देखेंगे और मुजफ्फरपुर संस्करण में प्रभात खबर में, तो वहां पे लिखा गया पंचायत चुनाव तक टल सकती है काउंसलिंग। जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो पंचायत, इससे पहले भी हमने वीडियोस बनाए हैं इस पे
कि जब पंचायत चुनाव स्टार्ट हो जाएगा तो बहुत सारे कार्य जो हैं वो रुक जाएंगे। आपने देखा भी होगा, अभी कोई बहाली की प्रक्रिया का चर्चा नहीं चल रहा है, सारा चीज शांत ही आपको दिखाई दे रहा होगा। रोकथाम एक तरह से दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, बहाली प्रक्रिया रोकथाम रोक लग गया है। पहले तो ये दिखाया जाता था कि 15 अगस्त तक हो जाएगा, फिर दीपावली वगैरह जो खर्च वगैरह करने हैं तो आप अपनी सैलरी से कीजिएगा। जाहिर सी बात है, उससे पहले आप शिक्षक बन जाएंगे तभी तो उस समय पैसा मिलेगा तो आप करेंगे। इसके साथ ही बहुत बार कहा गया कि आपका अक्टूबर और नवंबर तक आपको नियोजन पत्र मिल जाएगा। लेकिन यहां मामला एक और फंस गया है कि सेकंड चरण का जो काउंसलिंग का मामला है वो भी अभी क्लियर नहीं हुआ है। सेकंड चरण में भी 11,000 समथिंग जो रिक्तियां, 11,000 या 12,000 जो भी नियोजन इकाइयां हैं वो बचे हुए, वहां पे होगा। फिर थर्ड चरण का काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा, वो होगा। उसके बाद पूरा डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ठोक बजा के अच्छे तरीके से जो वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको नियोजन पत्र दिया जाएगा। और इसी बीच आपका जो पंचायत चुनाव है वो चल रहा है। अभी आपने देखा होगा कि जो भी शिक्षक है वो ट्रेनिंग में जा रहे होंगे, ट्रेनिंग उनका चल रहा है। आपका फर्स्ट चरण आपका मे बी 24 सितंबर से ही स्टार्ट है, 24 को है कुछ जगह, फिर 29 को। सेकंड में तो लगभग बहुत सारे जिलों में, सभी जिलों में हमको लगता है ही 29 तारीख को, 29 सितंबर को मे बी। तो वहां पे जो भी शिक्षक है, जो भी ये सारे प्रोसेस करते हैं, वो तो अब चुनाव में जा रहे हैं। चुनाव में भी बहुत सारे मतलब प्रोसेस हो गए हैं, क्योंकि एक साथ 5 या 6 टोटल चुनाव कराने हैं। और उसमें पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपका बैलेट से भी होगा और आपका ईवीएम से भी हो रहा है। तो बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आपको देखने को मिलेगा। एक कोई व्यक्ति आएगा, उसे मतलब ईवीएम पे भी 4 जगह दबाना है, साथ में 2 आपको बैलेट पे भी मुहर मार के तब डालना है। मतलब एक आदमी को वोट देने के लिए बहुत देर समय लगेगा। तो एक बहुत सारे मेंबर भी लगेंगे। जाहिर सी बात है कि एक आदमी को ईवीएम के लिए एक मशीन के लिए चाहिए व्यक्ति, P3 वगैरह जो चाहते हैं। ये लंबा प्रोसेस है, ये मैं समझाना नहीं चाहता हूं। लेकिन यहाँ पे देखिए सर, हम प्रश्न मेरा यही है, इतना सारा प्रोसेस है। प्रोसेस में ये आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इतना सारे प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, व्यक्ति भी बहुत ज्यादा लगेंगे और अच्छे तरीके से होना भी चाहिए। थंब इम्प्रेशन की भी चर्चा चल रही है, अभी पूरा अच्छे तरीके से मुझे कंफर्म नहीं हो रहा, लेकिन थंब इम्प्रेशन का भी एक हमने लेटर देखा था। फेक है, वायरल है, क्या है, हमने पूरा कंफर्म नहीं हो क्योंकि बहुत ज्यादा मैं बीमार हूं। तो थंब इम्प्रेशन का भी अगर चर्चा चल रहा है, वो भी अगर होता है तो और भी मेंबर लगेंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा, कि मतलब अच्छा होगा लेकिन थोड़ा सा एक रुकता हुआ आपको दिखाई देगा। तो इतना सारा मामला है, इतना ज्यादा प्रोसेस है। उसके बाद आपका पंचायत चुनाव हो रहा है, सभी शिक्षक ही करा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये टू दी पॉइंट मैं पूछ रहा हूं कि इसमें काउंसलिंग प्रक्रिया संभव है? सबसे पहली बात है कि जब माननीय प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय रंजीत सर जब थे, तो उनका एक अलग रूटीन बनाए हुए थे और उसमें हम लोगों को पूरी तरह से जानकारी है कि उन्होंने 22 अगस्त को तीसरे चरण की जो काउंसलिंग का डेट भी उन्होंने एक संभावना के रूप में तय करके रखा था। तो कहीं न कहीं 13 अगस्त को लास्ट काउंसलिंग हुआ द्वितीय चरण की, और 13 से लेकर के और 20 तारीख तक यानी 8 दिन में कहीं न कहीं अगर सरकार चाहती तो पूरी तत्परता के साथ सारे जगह का रिपोर्टिंग लेकर के कहां पर कितने कैंसिल हुए हैं वो सारा चीज करके, और 22 से लेकर के और 24 को अधिसूचना जारी हुई है। तो अधिसूचना जारी होने से पहले या इस महीने के लास्ट तक यानी अगस्त के लास्ट महीने तक वो चाहती तो काउंसलिंग करा सकती थी, लेकिन सरकार वो मीटिंग कराई 27 अगस्त को, और 27 अगस्त को प्रधान सचिव कह रहे हैं कि आप लोग जो भी जिला शिक्षा पदाधिकारी आप लोग बताएं कि हम कब करें। तो ये तो उनकी जो स्टेटमेंट है वो तो हमारे समझ के परे है, क्योंकि आप यहाँ के शिक्षा पदाधिकारी जो वरिष्ठतम जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग का, तो आप उनसे पूछ रहे हैं कि हम कब करें। तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा ठीक नहीं लग रही थी। और रंजीत सर जब थे तो 22 को संभावना का 22 तारीख को डेट तय हो चुका था कि 22 को तीसरे चरण की काउंसलिंग करा लें। तो आखिर आपकी इस काम में कहीं शिथिलता क्यों हो गई? आप काम को अगर ठीक है आपने उनको चेंज कर दिया, चलिए ठीक है,
सरकार का मामला है, हम उसमें हम लोग ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं। लेकिन ये हमारा प्रश्न है शिक्षा मंत्री जी से कि अगर आप इतना ही तत्पर से काम कराना चाहते हैं तो फिर आप 22 तारीख को या 22-23 को 2 दिन रख करके भी काउंसलिंग करा सकते थे, या इस महीने के लास्ट तक तो चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। अधिसूचना जरूर लागू हुई है, अधिसूचना लागू होने के बावजूद भी अगर आप करा सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी आपने समय को लंबा खींच दिया। आप बोल रहे हैं कि पंचायत चुनाव, ऐसे जो मुजफ्फरपुर जो संस्करण में, जो प्रभार संस्करण में निकला है, वो कोई संभावना में व्यक्त की गई है, वो सरकार का कोई आदेश नहीं है, सरकार का कोई डिसीजन नहीं है। तो उसको अभी हम संभावना में मान के चल रहे हैं। सरकार की तरफ से ऐसा कोई ऑथराइज या कोई अथॉरिटी इस तरह की नहीं जवाबदेही ली है कि हम इसको करने जा रहे हैं, या कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया, तो वो संभावना भी व्यक्त की है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर सरकार चाहेगी तो इसमें बीच में भी उसकी काउंसलिंग करा सकती है। बहुत से तरीके हैं कराया जाए। मान लीजिए कि ठीक है, जो पंचायत के जो बॉडी होते हैं, जो मान लीजिए मुखिया हैं या जो भी उसकी समिति है, उसके जगह पर सरकारी कर्मचारी को नियुक्त कर दीजिए। आप वहां के ग्राम सेवक है, ग्राम सचिव हैं, और भी कुछ पदाधिकारी को नियुक्त करके काउंसलिंग करा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है, ज्यादा नहीं है, उसमें तो लगभग 1100 कुछ नियोजन इकाई, लगभग 1204 नियोजन इकाई की बात है। पूरे बिहार की नियोजन इकाई की बात है नहीं। सरकार चाहेगी तो करा सकती है, लेकिन सरकार का अगर मंशा है कि हम इसको टाल मटोल करके हम चुनाव के बाद तक ले जाए, तो वो दूसरी बात है। और सरकार का मंशा साफ नहीं लग रहा है, इसीलिए हम लोग आंदोलन किए। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी तिलमिला गए, ये लोग आंदोलन काहे कर दिए। यही कारण है कि इनका जो एक कदम बढ़ेंगे फिर वहां रुक जाएंगे, फिर दूसरे कदम बढ़ाने के लिए पुश करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आप बताइए कि रंजीत सर कैसे 22 तारीख को तय कर दिए थे। रंजीत सर जब थे तो उनको 13 को समाप्त, 13 अगस्त को दूसरे चरण की काउंसलिंग का लास्ट डेट था, तो 22 को क्यों उन्होंने ठीक किया। 22 पिछले को जान तत्पर हो जाएगा तो 22-23 कर देंगे, फिर अपना तीसरे चरण की काउंसलिंग हो जाएगी, तो अभी आगे की प्रक्रिया शुरू होती। तो आप तो काम करने में शिथिलता बरत रहे हैं, बार बार कभी डायरेक्टर बदलेंगे तो कभी वो बदलेंगे, और किसी तरह से फंसा करके जो है आप लोग रखना चाह रहे हैं। और अगर आप कोई आंदोलन करेंगे, अपनी मांग रखेंगे, अगर संवैधानिक तरीके से रखना चाहेंगे, तो आप कहते हैं कि ये लोग गलत काम कर रहा है, और उसके लिए आप बहुत नाराज हो गए कि क्यों ये लोग आंदोलन कर रहा है। अरे भाई, स्टूडेंट के ऊपर क्या बीत रहा है आप नहीं समझ रहे। आपके घर में सारी सुख सुविधा है, आपको कोई बात की चिंता नहीं है, लेकिन बहुत से हमारे जो अभ्यर्थी है जिनके घर में चूल्हा जलना बंद हो गया है, वो भूखे हैं, प्यासे हैं, उनके पास कोई आधार नहीं है। वो एक दिन के लिए जोड़ना पड़ रहा है कि कब नियुक्ति पत्र मिले, कि कब हम लोग को सरकार वेतन दे, हम अपना रोजी रोटी अपना और बच्चों को पढ़ा सके। तो आप तो स्टूडेंट की जो मजबूरी है उसको तो आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपके पास सारा चीज सुख सुविधा है, आप अपने हिसाब से सबको समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की शिथिलता है, और मैं बिल्कुल जाना हूँ कि जानबूझ करके जो है जो लटका करके रखना चाह रहे हैं कि हम चुनाव के बाद कराएं, ये कराएं, वो कराएं। इनका मंशा साफ नहीं है, ये मुझे कहना है, और ये गलत है, अभ्यर्थियों के हित में नहीं है। सरकार को तत्कालिक तुरंत कोई न कोई उपाय सोच करके इसको काम कराना चाहिए। आपको क्या लगता है सर कि ये जो शिक्षक नियोजन प्रक्रिया है, ये थर्ड काउंसलिंग हो या 1204 नियोजन इकाइयों का मामला हो सेकंड चरण का, आपको क्या लगता है कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? एक लाइन में हाँ या नहीं, आपको क्या लगता है? देखिए, क्यों नहीं हो पाएगा, इसमें चुनाव से नहीं है। पूरे बिहार सरकार का मामला क्या लगता है आपको? 1204 नियोजन इकाई में आपको कराना है, तो आप 1204 नियोजन इकाई को आप सरकार के पास, सरकार बहुत ही स्ट्रांग है, सरकार के पास सारी सुख सुविधा है, वो चाहेगी तो करा सकती है, क्या नहीं हो सकता है। लेकिन सरकार के अंदर जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और वो इच्छा शक्ति है ही नहीं। अब उनका जो है जाने पर शिक्षा मंत्री जी के यहाँ जाके मिलते हैं, प्रधान सचिव जी का, प्रधान सचिव तो मिलते ही नहीं है। जैसे ही सुन लेंगे कि 94,000 का कोई प्रतिनिधि है मिलने के, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। और हमारे जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय हैं तो नए हैं, वो दिसंबर में रिटायर होने वाले हैं, तो उनको लग रहा है कि किसी तरह दिसंबर तक हम टाट मटोड़ के काम अपना निकाल लें, अपना रिटायरमेंट ले, अपना घर जाए। तो सब लोग तो जवाबदेही लेने से कतरा रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी का सुर बदल गया है। अब वो कहते हैं कि सरकार की जब इच्छा होगी, जब सरकार की मंशा होगी तभी करेगी, और कब उनकी मंशा होगी या कब उनकी इच्छा शक्ति होगी ये कोई क्लियर नहीं बता रहे हैं। समय सीमा तय करने की बात कही जाती है तो बहुत
बिगड़ जाते हैं कि समय सीमा सरकार जब चाहेगी जब करे। अरे भाई, सरकार जब चाहेगी जब करेगी, इसका क्या मतलब हुआ? क्या कोई डिक्टेटरशिप है क्या? सरकार को हम लोगों ने बनाया है, सरकार को चुनाव में हम लोगों ने वोट देकर के सरकार बनाया है, और सरकार की जिम्मेवारी है कि जो अभ्यर्थी हो, जो शिक्षक अभ्यर्थी हो, जिनका चयन हो चुका है, जिनका चयन नहीं हुआ, उनकी भी दुख दर्द को समझे। और ऐसा नहीं है कि वो आपको मतलब अपनी इच्छा शक्ति पर है कि आप जब मन जब करेंगे और जब मन जब छोड़ देंगे। ये तो गलत बात है। सरकार को सोचना पड़ेगा कि इन अभ्यर्थियों के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। उनके घर में चूल्हा नहीं जुड़ रहे हैं, पैसे के लिए मोहताज हो गए, आप उनका सारा डॉक्यूमेंट आपने जमा करा लिया है। और वो जो कहीं प्राइवेट में काम करते थे, वो तो प्राइवेट स्कूल भी छूट गया, सरकारी स्कूल में कंटेक्ट पर करते थे, प्राइवेट में एनबीएस केबीएस प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते थे, वो सारा डॉक्यूमेंट आपने उनको जमा करा लिया। तो कहाँ कौन सा नौकरी करेंगे? उनके पास रोजी रोटी का सवाल है, उनके पास पैसे नहीं है। वो 10,000 5,000 कमाते थे तो उनके परिवार का जो भरण पोषण होता था वो बंद हो गया। उसकी जवाबदेही देंगे शिक्षा मंत्री जी? उनको घर में जाकर के वेतन पहुंचा देंगे या रोजगार भत्ता देंगे? क्या देंगे? तो कह रहे हैं कि सरकार की जब मंशा होगी तो करेंगे। ये क्या सरकार को जल्द से जल्द इस मामले को देखना चाहिए, जल्द से जल्द इस मामले को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे परेशानी है। मान लीजिए शिक्षक किसी को बनना है तो बना देना चाहिए, क्योंकि इसके आगे भी शिक्षकों की कमी है। 7वां चरण भी होने वाला है, दिसंबर जो PIL वगैरह कर रहे हैं, केस कर रहे हैं, उनको भी शिक्षक बनना है। बहुत दिनों से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया रोक दिया गया था, वो अभी स्टार्ट भी हुआ है और आप पूरा नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही माध्यमिक उच्च माध्यमिक में भी बहुत सारे रिक्तियां बचे हुए हैं। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताते चले कि आपका प्रधान शिक्षक पे वीडियोस नहीं आया है। प्रधान शिक्षक का एक सैलरी का मामला है, सैलरी कितना मिलेगा। ऐसा लगता था कि बीपीएससी एक तो 10 साल का आपने मांगा, 8 से 10 साल का आपने मांगा है, उस पे ये एक्सपीरियंस का मामला। तो इस पे भी चर्चा करेंगे। हम चाहते हैं कि इस वीडियो में लंबा है, लेकिन आप कमेंट कीजिए अगर आपको चाहिए वीडियो को, उस पे लाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे वीडियोस हैं जिस पे हिंदी क्लब के वीडियोस नहीं आ पाए हैं। रीजन वही वायरल फीवर है, बहुत ही खतरनाक ढंग से आ रहा है। आप लोग मतलब सुरक्षित रहें, घर में रहें। और रहा मामला ये जो शिक्षक बहाली का, गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से देखना चाहिए कि जो भी अभ्यर्थी हैं शिक्षक बनेंगे वही कल के भविष्य निर्माण करता होंगे, क्योंकि बच्चे ही कल के भविष्य हैं। तो वहां शिक्षक नहीं आते हैं तो कैसे होगा? हाँ सर, बताया जाए। एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये सरकार का हमेशा से नीति रही है, एक काम को पूरा करेगी नहीं और दूसरा लॉलीपॉप दिखा दिया। प्रधान शिक्षक तो प्रधानाध्यापक, और आपका तो एगो बहाली अभी आपने क्लियर किया ही नहीं है। आप जो लॉलीपॉप दिखाने का जो काम कर रहे हैं ताकि अभ्यर्थी खुश हो जाए कि अरे तो अब तो आगे आने वाला है, उसमें चले जाएंगे। एक भी बहाली इन्होंने कोई क्लियर किया? 2012 में 14, 15 और 16 में जब लास्ट बहाली हुई थी उर्दू का, उसके बाद से क्या इन्होंने बहाली की है? और झूठ मूठ करके फंसा रहे हैं। एक काम आपने 94,000 का क्लियर किया ही नहीं, 6ठा चरण स्टेट का क्लियर किया ही नहीं, और दूसरी आप कह रहे हैं प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक बीपीएससी से लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे। आप ये काम तो सही कीजिए। और एक चीज मैं आप लोग को स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, सीटेट दिसंबर वाले को मैं स्पष्ट बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी उनके लिए बहुत ही चिंतित रहता हूँ, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि उनको भी नौकरी चाहिए, वो भी अभ्यर्थी हमारी तरह। लेकिन उन लोगों को जो दिमाग लगाने वाले जो नेता हैं, जो दिमाग लगा रहे हैं ना, तो उसका खमियाजा खुद उन्हीं लोग को भुगतना पड़ेगा। जब इसमें देरी होगा तो उसमें भी देरी होगा। आपको वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ कि आप लोग इस तरह का बीच बीच में काम करके जो मामला को फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस तरह का काम अच्छा काम नहीं है ये। और आप लोग अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और आप लिख लीजिए कि 6ठा चरण के बाद ही 7वां चरण होता है, और इस बीच प्रक्रिया में आपको सोच रहे हैं कि रद्द करके हम कोई आवेदन ले लिया जाएगा। ये बिल्कुल असंभव चीज है, और अगर संभव रहता तो हम भी आपके लिए प्रयास करते। लेकिन आप लोग को तो दिमाग लगा रहे हैं, भीतरी भीतरी गली से अंदर जा करके केस करवा करके रद्द करवा देंगे। अरे भाई, आप लोग पढ़े लिखे हैं और सरकार भी आपको दिया, कोर्ट ने भी तो आपको कहा। क्या पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने क्या बोला कि 23 नवंबर के बाद कोई भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो किस आधार पर आप लोग ये सब काम कर रहे हैं? और आपको कल जो 7वां चरण के लिए भी संघर्ष करना होगा, लाठी डंडे खाना होगा,
तभी जाकर के 7वां चरण शुरू हो। क्या आपको लग रहा है कि सरकार इतनी आसानी से कोई बहाली खोल देती है? तो उस समय आप कौन करेगा? कौन लाठी डंडा खाने वाला आएगा? जो पैसा ही जो चंदा करके घर बनाने और गाड़ी खरीद करके मौज मस्ती कर रहा है, आपको क्या लग रहा है वो जाकर डंडा खाएगा? वहां कोई नहीं आएगा। और फिर आप लोग को समझ में आएगा। हम जो बोल रहे हैं ना, इस बात को समझिए और आप लोग उस तरह का काम मत कीजिए, वैसे लोगों को सपोर्ट मत कीजिए जो आपके लिए कल जो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं आप लोग। तो हम एक सलाह दे रहे हैं आप लोगों को, इस तरह से कृपया आप लोग काम नहीं करें। 6ठे चरण होने दीजिए, 7वें चरण के लिए भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि भाई हो जाना चाहिए, लेकिन इस तरह का तरीका आप लोग अपनाइएगा तो अंत में हम लोग भी साथ छोड़ देंगे। हम लोग भी साथ आपका नहीं देंगे। किस आधार पर देंगे आपका साथ, तो आप समझिएगा बाद में। तो ये मुझे कहना है। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन के रूप में। तो ये जो मामला था, ये देखिए मामले पे मतलब 3 मंथ के अंदर क्लियर करना है, लेकिन राजेंद्र सर के अनुसार देखा जाए तो ये कुछ मामला ज्यादा नहीं है। चुनाव के मामले पे राजेंद्र सर का मतलब पॉजिटिव ही है कि चुनाव के अंदर सरकार चाहेगी तो हो जाएगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सरकार कह रहा है कि जब समय आएगा तो होगा। जाहिर सी बात है कि यहाँ जो भी सरकार है, जो भी गवर्नमेंट है, वो चुनाव को सबसे इंपॉर्टेंस रख रहा है। और हमने इससे पहले भी वीडियोस में आपको क्लियर कट कहा था कि अगर आप सोच रहे होंगे तो चुनाव से पहले आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, तो हमारे नजर में कि बहुत मुश्किल सा है, बहुत मुश्किल है मिलना, क्योंकि चुनाव में बहुत बड़ा प्रक्रिया है। और इस बार जो हो रहा है चुनाव, उसमें दोनों चीजों का, बैलेट पेपर हो और जो आपका ईवीएम है, दोनों का मतलब यूज किया जा रहा है। और मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक ही बार 6 चीजों का हो रहा है और पूरे 11 चरण में हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ आसान है कि 11 चरण में हो रहा है, यानी एक जिले में 2 या 3 ब्लॉक, तो ये थोड़ा सा आसान है। लेकिन गवर्नमेंट चाहेगी तो हो सकता है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि आपको अब इंतजार करना पड़ेगा। नियुक्ति पत्र वगैरह मुझे तो लगता है कि आपको चुनाव के बाद ही मिल सकता है। फिलहाल राजेंद्र सर, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। ओके, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।